हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा रहे होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लोड 2.0 पर। तो साथियों, आज हमारी 25 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न निकल कर आए हैं उनके ऊपर हम पूरी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग को हमारी वीडियो पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है आप उनको समझ नहीं पाओगे। ठीक है साथियों। तो साथियों, और आपको क्या करना है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। तो साथियों, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों। तो अभी यूपी में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने चल रहे प्रयासों के तहत योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को राज्य के पहले सौर एक्सप्रेसवे में बदलने की योजना बनाई है। सरकार का इरादा पी मॉडल के तहत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है, जिसका लक्ष्य 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा साथियों। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, आपको क्या करना है, हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो के एमसीक्यूज़ को अपने फेयर कॉपी में सिस्टमैटिक तरीके नोट जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, जिससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको रिवीजन करने की बहुत ही आवश्यकता होगी, जिससे आपको जब आप नोट कर लोगे तो आपको बहुत ही जो कि आपका समय बच जाएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपका अच्छा रिजल्ट जो कि देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, अभी हमारे डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को नेशनल जो कि मेटलर्जिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों। तो अभी इस्पात मंत्रालय द्वारा देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है साथियों, कहाँ किया गया है, इस्पात मंत्रालय द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो साथियों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन अभी गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला अभी 26 नवंबर 2023 को पशु चिकित्सा कॉलेज ग्राउंड गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आयोजित किया जाएगा। ठीक है साथियों, कहाँ किया जाएगा, अभी हमारे जो कि गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आयोजित किया जाएगा साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं। तो साथियों, अभी हमारे जो कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय नागरिक बने हमारे डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों। तो डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन चौथे ऐसे भारतीय होंगे जिन्हें पाकिस्तान निशान ए पाक सम्मान देगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के कार्यक्रम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डॉक्टर सैयदना मुदफ्फल सैमुद्दीन के योगदान की वजह से उन्हें यह सम्मान देने का ऐलान किया गया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन UNWTO के वैश्विक मान्यता मिली है। तो साथियों, अभी हमारे केरल को पर्यटन मिशन UNWTO से वैश्विक मान्यता जो कि मिली है। ऑप्शन नंबर हमारा
जो कि दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। अब UNWTO यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको याद रखना है साथियों। तो यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में नम्न कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो साथियों अभी हमारे बेंगलुरु में नग्न कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। तो साथियों नम्न कम्बाला प्रतियोगिता क्या है, ये आपके माइंड में जो कि डाउट होगा। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो कम्बाला प्रतियोगिता साथियों ये होती है हमारी कम्बाला, जो कि लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? जो कि भैंसों की जो क्या है रेसिंग होती है साथियों। ये कब से स्टार्ट हो रही? 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है, जिसका जो कि आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? आप देख सकते हैं साथियों, तुलुकूटा बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तुलुकूटा बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में कहाँ वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों अभी वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन हमारे गांधीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो गुजरात के गांधीनगर में आज वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि कर चोटी और वित्तीय धोखाधड़ी अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता एवं आर्थिक विकास को खतरे में डालती है। ठीक है साथियों, कहाँ है हमारी गांधीनगर? तो कि जो कि गुजरात में है हमारी गांधीनगर। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो साथियों अभी अफगानिस्तान में नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अफगानिस्तान ने शुक्रवार को अपनी दिल्ली स्थित दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और साथियों अगर आप लोगों को समझ में कोई भी प्रश्न नहीं आता है, किसी प्रकार का आपका डाउट होता है, तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नवा प्रश्न। हाल ही में दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो साथियों अभी हमारा जो कि दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 हमारा साथियों नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा साथियों तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों अब CII की फुल फॉर्म क्या है इसको देखते हैं साथियों। तो कन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है साथियों। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि पेपर में ऐसे प्रश्न जो कि आते रहते हैं। तो जिसका उद्देश्य भारत और नॉर्डिक बाल्टिक आर्ट NB8 देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था, जो नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करना था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन हमारे तेलंगाना में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न के आगे, इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है, और सिद्दीपेट के बेंगलुपल्ली में एक गेटेड विला समुदाय चरविथा मीडोज के भीतर स्थित 3D प्रिंटेड मंदिर शहर स्थित अप्सुजा इफ्राइटेड द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, और एक 3 भाग संरचना है।
ठीक है साथियों, कितने वर्ग फुट है? 3800 वर्ग फुट है साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों, पेपर में आ सकता है। जो कि हमारा तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना है, उसकी जो कि साइज कितनी है आपसे पूछ सकते हैं। तो 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय रकबेस चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो साथियों अभी हमारी अनाहत सिंह जो कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय रकबेस चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी जो कि खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो अनाहत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 मार्च 2008 को दिल्ली में हुआ था और अभी इनकी आयु 15 वर्ष की है। ठीक है साथियों, कितनी वर्ष की है? 15 वर्ष की इसकी आयु है अनाहत सिंह की। आपको एग्जाम में पूछ सकता है साथियों, इन पॉइंटों को आप हल्के में ना लें। चलिए साथियों बढ़ते हैं 12वें प्रश्न को और ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण हमारा जो कि साथियों अभी उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, हाल ही में 17वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन अलास्का अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मेडोर्फ रिचर्डसन में किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में किसने स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो साथियों अभी हमारे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है हमारे इशराक सिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, स्टार्ट एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता हमारे इशराक सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर VRICS सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो साथियों अभी हमारे पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्राइस सदस्यता के रूप में आवेदन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अब अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और मिस्र भी इस संगठन का हिस्सा बन जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। ये 6 नए देश का 6 देश 1 जनवरी 2024 से विक्र से आधिकारिक पूर्णकालिक सदस्य बन जाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो साथियों अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन हमारा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ हुआ है अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन आयोजित? तो हमारा भुवनेश्वर में दूसरा सीजन आयोजित हुआ है। तो साथियों अल्टीमेट खो खो लीग के दूसरे सीजन के लिए खिलाड़ियों का ड्राफ्ट 21 नवंबर को ओडिशा की राजधानी में आयोजित किया गया था। चयन का क्रम लीग के उद्घाटन सत्र में टीमों की अंतिम स्थिति पर आधारित था। ठीक है साथियों, और साथियों आज हमारी 25 नवंबर 2023 की वीडियो के 15 MCQ लेकर आए थे। इनके ऊपर हमने पूरे वीडियो में डिस्कशन किया साथियों। तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी प्रकार का डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है, और अगर आता है डाउट तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं कल करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।